बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली वी वर डिस्कसिंग टाइप 2 डायबिटीज़ और उससे पहले काफ़ी डिटेल से हमने चीज़ों को डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्या एटियोलॉजी है, कौन सी जीन्स इन्वॉल्व हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस का हमने देखा था, बीटा सेल फेलियर का देखा था, क्लिनिकल फीचर्स पे हमने बात की थी और लास्ट जब हमने ईद से पहले डिस्कस किया था दैट वाज मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के अंदर हम यही डिस्कस कर रहे थे बेसिकली कि आपकी डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है और उसके साथ एक्सरसाइज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और इसी तरह से लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे स्मोकिंग को क्विट करना या इसी तरह प्रॉपर एजुकेशन होना, आपकी साइन सिम्टम्स पता होना हाइपोग्लाइसीमिया के, सो दैट टाइमली आप अपने साइन सिम्टम्स को एड्रेस करके अगर कुछ ऐसा इशू होता है तो आप अपने डायबिटीज को मैनेज कर सकें। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं ओरल मेडिकेशंस की, जो टाइप 2 के अंदर हम सजेस्ट कर सकते हैं। पेज नंबर इज 161, ओरल मेडिकेशंस। अच्छा, अब बेटे होता ये है कि जब भी हमारे पास कोई, अब स्पेसिफिकली डेफिनेटली वी आर फोकसिंग ऑन टाइप 2 डायबिटीज, सो जब भी हमारे पास कोई टाइप 2 का पेशेंट आता है और तो हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है दैट इज डाइट एंड एक्सरसाइज, और जाहिर है उसके बीच में लाइफस्टाइल भी आ जाता है। सो ज़्यादातर अगर आप कंप्लाइंस आपकी अच्छी है, अगर पेशेंट थोड़ा सा समझदार है, अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने, फिजिशियन है, डाइटिशियन है, अगर उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान बना के दिया है जिसके अंदर उसकी प्रेफरेंसेस, उसकी जो लाइकिंग्स हैं फूड के बारे में, उनका भी ध्यान रखा गया है, तो मोर ऑफन देन नॉट क्या होता है कि उसके जो शुगर लेवल्स हैं वो अच्छे से कंट्रोल हो जाते हैं। साथ में अगर वो रेगुलरली एक्सरसाइज करता है, अपना लाइफस्टाइल को बेटर करने की, ज़्यादा हेल्थियर वर्जन में स्विच करने की कोशिश करता है, तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। समटाइम्स ये होता है कुछ पेशेंट्स के केसेस में कि डिस्पाइट कि उनका डाइट बहुत कंट्रोल्ड होता है, उनकी एक्सरसाइज के रूटीन बहुत रेगुलरली वो कर रहे होते हैं, कंसिस्टेंटली कर रहे होते हैं, स्टिल उनके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं होते। तो ऐसे केस में फिर हम उनको क्या प्रेस्क्राइब करते हैं? वी प्रेस्क्राइब देम विद ओरल मेडिकेशंस। ठीक है, टेबलेट्स की फॉर्म में वो नॉर्मली होती हैं और ओरल मेडिकेशंस के अंदर हमें बेनिफिट ये मिल जाता है कि वो जो HbA1c है, यानी जो एवरेज ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन है लास्ट 3 मंथ्स के, वो उसको काफ़ी हद तक डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, सो यानी जिन पेशेंट्स का भी ग्लाइसेमिक कंट्रोल बहुत पुअर होता है उनको हम एक या दो, मे बी समटाइम्स, जब ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर कि एक ही मेडिसिन देनी है या मे बी समटाइम्स हम कॉम्बिनेशन में दे रहे होते हैं, समटाइम्स हम 2 से भी ज़्यादा दे रहे होते हैं, तो ये हम उनको प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एक फिर ये भी होता है कि समटाइम्स इवन मेडिकेशंस के बावजूद भी लोगों को इफेक्टिवली कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही होती उनके ब्लड शुगर लेवल्स के अंदर, तो फिर हम उनकी जो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है, यानी ड्रग थेरेपी है, फिर हम उनकी वो चेंज भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन कि क्या उनकी प्रॉब्लम्स आ रही। 6 मंथ्स तक हम वेट करते हैं जनरली, अगर तो 6 मंथ्स तक उनकी इम्प्रूवमेंट आती है तो इट इज़ वेरी गुड। अगर 6 मंथ्स के बाद भी रेगुलरली मेडिकेशन लेने से भी फेलियर आता है तो फिर हम मेडिसिन का जो रूटीन है या चॉइस ऑफ मेडिकेशन है वो टोटली डिफरेंट कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि किस किस्म का फेलियर आ रहा है। अभी टेबल 3.7 बड़ा अच्छा सा सम अप कर है जो हम ओरल मेडिकेशन यूज करते हैं टाइप 2 डायबिटीज के अंदर। बेटे ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बाइक्वानाइड्स मेडिकेशन होती हैं, फॉर एग्जांपल मेटफॉर्मिन आपने कॉमनली सुना होगा जी, ग्लूकोफेज ले रहे हैं डायबिटीज के पेशेंट, बहुत बहुत कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन है, सबसे बल्कि आई वुड से पाकिस्तान में खासतौर पे सबसे ज्यादा यूज होती है मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज। कब यूज होती है? फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर मोस्ट पेशेंट्स विद टाइप 2 डायबिटीज, यानी
सबसे पहले जो सबसे कॉमनली फिजिशियंस प्रिस्क्राइब करते हैं दैट इज मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज। ठीक है, करता क्या है जी, बेसिकली ये करता है कि ग्लूकोज अपटेक को इंक्रीज करता है। ठीक है, और जो मसल मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, ये इसके दो मेजर बेनिफिट्स हैं। एडवर्स इफेक्ट्स इसके क्या हो सकते हैं? एक तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स ये हैं कि जनाब जीआई एडवर्स इफेक्ट्स हैं, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो हमारा गट है उसके ऊपर इसके इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल डायरिया बहुत से लोगों को शुरू हो जाता है ये मेडिसिन लेते ही। कुछ लोग को बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग लगती है, यानी कि उनको लगता है कि पेट जैसे फूला फूला है हर वक्त, और उनको बहुत ज़्यादा, जिसको हम उर्दू में कहते हैं जी अभारा फील हो रहा है, वो फील होता है। ठीक है, फिर कुछ लोग को एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट फील होती है, बल्कि 50% ऑफ पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि यानी उनको स्टमक का जो ऊपर वाला पोर्शन है वहां पे उनको पेन फील होती है जब भी वो ये मेडिसिन को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, बेनिफिट इस मेडिसिन का ये है कि कार्डियोवास्कुलर रिस्क को डिक्रीज करता है। चाहे हमारा ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करे या ना करे, कार्डियोवास्कुलर रिस्क को ये डेफिनेटली कंट्रोल कर रहा हो। ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके अलावा ये है कि एक और इसका बेनिफिट ये है कि दिस हेल्प्स इन वेट लॉस, जो अगेन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अगर हम बात करें तो बहुत एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि डायबिटिक पेशेंट्स जब भी अपना वेट लॉस करते हैं तो उनकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम हो रही होती है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग गुड फॉर द पेशेंट। और एक ये भी साइड इफेक्ट इनका हो सकता है कि अगर जो पेशेंट्स इनको लेते हैं और उनको साथ में कोई किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके अंदर लैक्टिक एसिडोसिस भी हो सकता है। और ऐसे पेशेंट्स को नॉर्मली अगर आपको किडनी का कोई प्रॉब्लम है या आपको स्टमक का कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम फिर नॉर्मली मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज नहीं देते। लैक्टिक एसिडोसिस बेटे क्या कंडीशन होती है? लैक्टिक एसिडोसिस के अंदर लैक्टिक एसिड हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस तब होता है जब हमारे ऑक्सीजन लेवल सेल्स के अंदर कम हो जाते हैं और हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो फिर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो दैट इज द सिचुएशन। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर एक्सरसाइज करते हैं बहुत लंबी ड्यूरेशन तक, और हमारा उसके साथ अगर हम अपने आप को वो एक्सरसाइज एनारोबिक है यानी विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है या बहुत बहुत इंटेंस एक्सरसाइज है, तो उसके अंदर भी हमारा लैक्टिक एसिड ब्लड के अंदर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये हमारा लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाए इसका, तो हमारा ब्लड जो है वो एसिडिक हो जाता है, और आपको पता है कि दैट इज अ वेरी वेरी सीरियस कंडीशन अगर बहुत देर तक वो हमारी बॉडी में उसी तरह से रहता है। एक्सरसाइज जब हम इसीलिए जब हम करते हैं बहुत इंटेंस या बहुत देर तक, तो हम फिर थोड़ी देर अपना रेस्ट लेते हैं सो दैट वो जो लैक्टिक एसिड बिल्डअप हुआ है वो हमारे ब्लड से क्लियर हो जाए नेचुरली। ठीक है, तो ये अच्छा जी। सेकंड जो क्लास है ड्रग्स की दैट इज सल्फोनाइलूरियाज। सल्फोनाइलूरियाज को हम इन एडिशन टू मेटफॉर्मिन भी यूज कर सकते हैं, यानी मेटफॉर्मिन भी दिया है पेशेंट को और साथ में सल्फोनाइलूरिया भी दिया है, और या फिर ऐसे पेशेंट्स को हम सल्फोनाइलूरिया देते हैं जिनको मेटफॉर्मिन जो टॉलरेट नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने बात की अगर स्टमक का कोई डिजीज है या सीवीडीज है या जनाब रीनल का कोई पेशेंट है, ऐसे लोग को करता क्या ये बेसिकली एटीपी डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल्स के साथ बाइंड कर लेते हैं अपने आप को ऑन द सर्फेसेस ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज, और इसकी वजह से जो इंसुलिन रिलीज है वो स्टिमुलेट होती है, यानी इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस करने में थोड़ा सा हेल्प करता है। साइड इफेक्ट्स इसके क्या हो सकते हैं कि जनाब वेट गेन हो सकता है एक तो इससे, और दूसरा इससे हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। आपको पता है हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर रहे थे
कि अगर जनाब आपने खाना स्किप कर दिया और आपने इंसुलिन इंजेक्ट कर लिया तो आपको इमीडिएटली क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो इसी तरह से अगर ये मेडिसिन का डोज ज़्यादा आपने ले लिया है या ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप ले रहे हैं तो होते होते क्या होगा कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस ज़्यादा हो जाए। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो है थायाजोलाइडिन डायोन्स, ये हमारा फिर थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आ जाता है। थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का मतलब है कि पहले हम मेटफॉर्मिन दे के देखते हैं, फिर उसके बाद सल्फोनाइलूरिया देखते हैं। अगर वहां पे भी कोई इफेक्ट सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा होता तो फिर हम इनको ऐड करते हैं। अच्छा जी, ये क्या करते हैं हमारे पास, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं। और बेसिकली इंसुलिन सेंसिटिविटी जब इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है हमारा ग्लूकोज का अपटेक, जो सेल्स ने ग्लूकोज का अपटेक करना है ब्लड से, वो बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है, हमें ब्लड ग्लूकोज के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स के अंदर सिग्निफिकेंटली रिडक्शन मिल जाती है। लेकिन इनके इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा अरसे तक यूज़ करें तो ब्लैडर कैंसर होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, या कुछ केसेस में हमने रिसर्चेज में भी देखा कि ऐसे लोग को फ्रैक्चर्स होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। फिर एक और मेडिकेशन है एकार्बोज। एकार्बोज बहुत ही रेयरली यूज़ करते हैं हम लोग। ये करता क्या है, इनहिबिट करता है अल्फा ग्लूकोसाइडेज को। अल्फा ग्लूकोसाइडेज बेसिकली इट्स एन एंजाइम, और अल्फा ग्लूकोसाइडेज बेसिकली ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने वाला एक एंजाइम है। ठीक है, यानी बेसिकली ये एंजाइम नेचुरली क्या कर रहा होता है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज प्रोड्यूस करवा रहा होता है। तो अब ऑब्वियसली हम डायबिटिक पेशेंट की बात करें तो वहाँ पे हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा जो ग्लूकोज की प्रोडक्शन है वो हमारी थोड़ी सी कम हो। तो ये वाली जब हम मेडिसिन लेते हैं तो ये जाके अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम की जो फंक्शनिंग है उसको रिड्यूस करता है। जब अल्फा ग्लूकोसाइडेज की फंक्शनिंग रिड्यूस होती है तो इसका मतलब है कि हमारे गट में जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होनी है वो कम होगी। ठीक है, क्योंकि उसको इनहिबिट करता है ना उसके काम। साइड इफेक्ट्स इसके क्या है, बहुत सारे जीआई रिलेटेड साइड इफेक्ट्स हैं, यानी टॉलरेंस इसका बहुत बुरा है। जीआई डिस्कम्फर्ट, यानी जो भी लोग इसको कंज्यूम करते हैं उनको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट फील होता है, डायरिया भी हो सकता है, और जीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो है मेग्लिटेनाइड्स, जो नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। मेग्लिटेनाइड्स शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, सो ये खाने से पहले लेने चाहिए, और ये इंसुलिन सिक्रीशन को ये भी इंक्रीज करते हैं बीटा सेल्स के अंदर। ठीक है, जब भी हम खाना खाते हैं। इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी वेट गेन और हाइपोग्लाइसीमिया है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग फिर इनको लेने से अवॉइड करते हैं। फिर जनाब नेक्स्ट हमारे पास है डायपेप्टाइडल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर्स, की भी थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। ये क्या करते हैं बेसिकली, ये वाले जो मेडिकेशंस हैं, दिस ब्लॉक द एक्शन ऑफ एंजाइम डायपेप्टाइडल पेप्टिडेज 4, और डायपेप्टाइडल पेप्टिडेज 4 जो एंजाइम है वो बेसिकली हमारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के अंदर अगेन मेजर रोल एक प्ले करता है। ठीक है, सो अगेन ये वाले जब हम मेडिकेशन लेते हैं तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ब्लॉक होता है। जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ब्लॉक होता है तो इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज गट में थोड़ी सी कम एब्सॉर्ब होगी, जो अगेन डायबिटिक पेशेंट के लिए अगर हम बात करें तो जाहिर है उसकी फेवर में। ठीक है जी, इसका बेनिफिट जाहिर है ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो है वो। अच्छा, लास्ट जो हमारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है दैट इज सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन 2 इनहिबिटर्स। ये क्या करते हैं, ये ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन किडनी में उसको इनहिबिट करते हैं, यानी जब हमारी किडनी के अंदर जो ब्लड जाता है उसके अंदर कुछ ग्लूकोज भी होता है।
किडनीज का काम ये होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा दें, और जो यूजफुल मटेरियल है सच जैसे ज़ाहिर ग्लूकोज भी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको रीअब्जॉर्ब करके वापस भेज देती है। तो ये वाली जो क्लास ऑफ मेडिकेशन है ये क्या करती हैं कि ग्लूकोज जो रीअब्जॉर्ब होना है किडनी से उसको रीअब्जॉर्ब नहीं होने देती हैं, और वो ग्लूकोज को भी बॉडी से एक्सक्रीट करा देती हैं। और जाहिर है फिर डायबिटिक पेशेंट है तो वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज किडनी से वापस आने वो नहीं आएगा, तो बहुत ज्यादा ब्लड शुगर लेवल्स भी इंक्रीज नहीं करें। ठीक है, ये भी ग्लाइसेमिक कंट्रोल को थोड़ा सा हेल्प करने में पार्ट प्ले करती हैं अपना। लेकिन ये है कि इनके अंदर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआईज होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनकी वजह से ग्लाइकोसूरिया बढ़ सकते हैं। ग्लाइकोसूरिया मैंने पहले भी बताया था कि ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारे यूरिन के अंदर ग्लाइकोजन या ग्लूकोज रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये ग्लूकोज को रिलीज करवाती हैं बॉडी से विद द हेल्प ऑफ यूरिन, तो इनके अंदर फिर ग्लाइकोसूरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, ऊपर बेटे आई वुड लाइक यू टू गो बैक टू पेज नंबर 161, और बहुत एक अच्छा सा फ्लो डायग्राम दिया हुआ है, उसको आप जरा देख लो, वो आपको बड़ा हेल्प करेगा इस सारी चीज को सम अप करने में, इस सारी चीज को समराइज करने के। मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज इस फ्लो डायग्राम के अंदर समझाया हुआ है। सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन होता है वो हमारा लाइफस्टाइल, डाइट एंड एक्सरसाइज होता है। अगर तो हमारा वो काम करता है वेल एंड गुड। अगर लाइफस्टाइल, डाइट और एक्सरसाइज को कंट्रोल करने के बाद भी हमारा HbA1c 48 मिलीमोल्स पर मोल से ज्यादा आता है, तो फिर हम चले जाते हैं मेटफॉर्मिन की तरफ। अगर मेटफॉर्मिन से भी ट्रीट नहीं होता तो फिर हम मेटफॉर्मिन की बजाय सल्फोनाइलूरिया पे चले जाते हैं। अच्छा जी, अब हम पेशेंट को दे रहे हैं मेटफॉर्मिन या मेटफॉर्मिन प्लस सल्फोनाइलूरिया। अब जनाब स्टिल अगर हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है 48 से ज्यादा आ रहे हैं, तो हम फिर थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं, जैसे ग्लिप्टिन वगैरह विच बिलोंग्स टू थायरोलाइड निवीन्स। ठीक है, अच्छा अगर तो इससे कंट्रोल हो जाता है वेल एंड गुड। अगर इसके बावजूद भी हमारा ब्लड शुगर लेवल 58 मिलीमोल पर मोल से ज्यादा रहते हैं, तो फिर हम बेसल इंसुलिन स्टार्ट करवा देते हैं। यानी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि बहुत सारे टाइप 2 के पेशेंट्स भी होते हैं जिनके अंदर मेडिकेशन से इफेक्टिवली ब्लड शुगर्स कंट्रोल नहीं होते, तो फिर हमें भी उनको अनफॉर्चुनेटली इंसुलिन के ऊपर डालना पड़ता है, यानी एक्सोजेनस सोर्स से। जस्ट लाइक जैसे टाइप 1 के पेशेंट्स इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में, बिल्कुल उसी तरह से ये लोग भी, इनको भी इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जनाब हमारा एक ओवरऑल समरी है कि हम किस तरह से टाइप 2 के पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। पेज नंबर 163 पे हम वापस आ जाते हैं जी। इंजेक्टेबल मेडिकेशंस, यानी मैंने बता दिया कि इंसुलिन अगर हमारा नहीं हमारा रिस्पॉन्ड करते पेशेंट्स मेडिकेशंस को, तो फिर वी हैव टू स्विच टू द इंसुलिन थेरेपी। ठीक है, और इंसुलिन के बारे में हम टाइप 1 में डिटेल से पढ़ चुके हैं। इंसुलिन पंप्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं, इंसुलिन इंजेक्शंस के थ्रू भी हम कर सकते हैं, एक्सरसाइज। फिर इसके अलावा इंसुलिन थेरेपी के अंदर ये है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं टाइप 2 के भी जिनकी इंसुलिन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, और उनको भी हम स्टार्टिंग से इंसुलिन के ऊपर डाल सकते हैं। वो हमें कैसे पता चलता है? या तो उनकी सी पेप्टाइड की कंसंट्रेशन बहुत लो होती है जब हम टेस्ट करते हैं, वेट लॉस उनका बहुत सीवियर होता है, या फिर उनका कीटोन हो गया बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम इंसुलिन दे सकते हैं। फिर इसी तरह से कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको एक्यूट इलनेस होती है या सेप्सिस होता है, उनको भी फिर हम सेप्सिस आपको पता है इन्फेक्शन होती है बेसिकली हमारे टिश्यूज के अंदर, तो उनको भी फिर हम इंसुलिन के ऊपर डाल सकते हैं। सेप्सिस की वजह से, एक्यूट इलनेस की वजह से भी ब्लड ग्लूकोज जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है,
अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाता है मोनोजेनिक डायबिटीज मेलाइटिस। मोनोजेनिक डायबिटीज मेलाइटिस का मतलब है कि वो वाला डायबिटीज जो नॉर्मली सिर्फ एक जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होता है, ठीक है। और बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ कंडीशंस, सिर्फ एक कंडीशन नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसको हम मॉडी भी कहते हैं, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग, ठीक है। और लेट से अगर 100 लोगों को डायबिटीज है तो उसमें से 1 से 2 लोगों को अफेक्ट करता है, यानी 1 to 2% इसका प्रेवलेंस है। और बहुत ज्यादा ये होता है कि ये इसको रिकग्नाइज करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि इसको फिजिशियंस भी नॉर्मली टाइप 1 डायबिटीज के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। मेजर फीचर्स क्या होते हैं मोनोजेनिक डायबिटीज में लाइटिस के पेज नंबर 164 पे? एक तो ये जनरली बिफोर द एज ऑफ 25 डेवलप होता है। दूसरा, इसके अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन कुछ ना कुछ रहती है इवन आफ्टर द हनीमून फेज भी। आपको याद होगा हमने हनीमून फेज डिस्कस किया था, टाइप 1 के अंदर होता है कि जिसके अंदर इनिशियल वो फेज जब टाइप 1 आपको डायग्नोज होता है, जिसके कुछ अरसे बाद तक आप अपना इंसुलिन कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। और तीसरा ये है इसका इंपॉर्टेंट फीचर की फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज होती है ओवर सेवरल जनरेशंस, जिसमें से बहुत सारे केसेस में चाइल्डहुड में, अर्ली अडल्टहुड के अंदर डायबिटीज डेवलप हो गई। क्लिनिकल फीचर्स, जो दो सबसे कॉमन क्लिनिकल फीचर्स हैं वो तो एक म्यूटेशंस होती हैं ह्यूमन न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 अल्फा में एंड ग्लूकोकाइनेज जीन्स के अंदर। सो इन दोनों जीन्स के अंदर जो है वो म्यूटेशन होती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हाँ खास तौर पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर एक न्यूनेट को डायबिटीज मेलाइटिस है तो वहां पे हमें सबसे पहले कंसिडर करना चाहिए मोनोजेनिक डायबिटीज मेलाइटिस। न्यूनेट का मतलब होता है न्यू बॉर्न बेबी जिसकी एज 28 डेज तक हो। सो अगर न्यू बॉर्न बेबी के अंदर ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल्ड नहीं है बिल्कुल भी, तो वहां पे हमें इमीडिएटली सस्पेक्ट करना चाहिए मोनोजेनिक डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। अच्छा, जो मोनोजेनिक डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं वो जनरली ओबीस नहीं होते, और जो इनके अंदर अगर हम टेस्ट करें तो सी पेप्टाइड की प्रेजेंस आती है ज़्यादा, जो सजेस्ट करता है कि टाइप 1 डायबिटीज ये नहीं है। लेकिन सी पेप्टाइड की कंसेंट्रेशन उतनी भी ज़्यादा नहीं आती जितनी टाइप 2 के केस में आती है, इमीडिएट आती है। आपको याद होगा ये भी डिफरेंस हमने देखा था कि जी टाइप 1 के जो पेशेंट्स हैं उनकी सी पेप्टाइड की कंसेंट्रेशन बहुत लो आती है, टाइप 2 के जो पेशेंट हैं उनकी सी पेप्टाइड की कंसेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हायर। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली सल्फोनाइलूरियाज हमारा फर्स्ट जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो होता है, और इंसुलिन से ज़्यादा बेटर इसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जो सबसे ज़्यादा हम फिजिशियंस जो हैं ये प्रेस्क्राइब करें। देन कम्स गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल डायबिटीज ये वाला वो वाला डायबिटीज होता है जो बेसिकली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलप होता है, और इसकी कई रीजन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टेरोन लेवल्स ज़्यादा हैं, कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्लेसेंटल लैक्टोजन जो है वो उसके लेवल्स ज़्यादा हैं अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्लेसेंटल लैक्टोजन बेसिकली प्लेसेंटल हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन की तरह होता है बेसिकली, ठीक है। सो इसकी वजह से ये सारी रीजन है जिसकी वजह से जीडीएम ज़्यादा हो सकता है। तकरीबन 2 to 3% ऑफ ऑल प्रेग्नेंट वुमेन डेवलप जीडीएम, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, और इसकी वजह से फिर ये है कि न्यू बॉर्न के अंदर भी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि जिन फीमेल्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जीडीएम डेवलप होता है उनको लेटर ऑन लाइफ में डायबिटीज डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? मोस्टली पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कोई सिम्टम शो नहीं होते। तो कंडीशन जनरली डायग्नोज होती है सिर्फ और सिर्फ ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से सेकेंड ट्राइमेस्टर या उससे ऑनवर्ड्स। रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? अगर आपका बीएमआई एक प्रेग्नेंट वुमन का 30 से ज़्यादा है, अगर आपका जो प्रीवियस बेबी था वो मैक्रोसोमिक था, मैक्रोसोमिक बेबी होता है लार्ज
बेबी, यानी ऐसा बेबी जिसका बर्थ पे जो वेट हो 4.5 kg से ज़्यादा हो। फिर इसी तरह अगर आपकी पिछली प्रेगनेंसी में भी GDM थी, फिर इसी तरह से अगर कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो आपका चांस ज़्यादा है। या इसी तरह एथनिक ओरिजिन आपका ऐसा है जहाँ पे प्रेवलेंस डायबिटीज मेलाइटिस का ज़्यादा है। ठीक है, मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं? पहली बात तो है कि मदर्स को आपको टाइमली इन्फॉर्म करना चाहिए कि अगर आपका GDM अनट्रीटेड रहेगा तो आपके रिस्क बढ़ जाएंगे मैक्रोसोमिक बेबी के, यानी लार्ज साइज का जो बेबी है वो होने के, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया होने के, यानी बेबी जब पैदा होगा तो उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बहुत ही कम होंगे, जो कि बेबी के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन अगर हम मदर की कम करने की कोशिश करें तो ये प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो सकते हैं। डाइट कंट्रोल इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। फिर बाकी जो 10 to 20% मदर्स हैं जिनका डाइट से कंट्रोल ना हो, उनको हम मेटफॉर्मिन या इंसुलिन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर फिर ये है कि हम थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड तक फीटल साइज को रेगुलरली मॉनिटर करते रहते हैं। ठीक हो गया जी। और नॉर्मली होता है कि GDM की जो ट्रीटमेंट है आफ्टर डिलीवरी वो जनरली रिक्वायर्ड नहीं होता, सिवाय इसके कि मदर्स को डिलीवरी से पहले ही डायबिटीज डायग्नोज वो पेशेंट है डायबिटीज। ठीक है, अच्छा, टेबल 3.8 में कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज मेलाइटिस इन प्रेगनेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। फीटल के एंड पे अगर हम बात करें, फीटल मैक्रोसोमिया जो मैंने बता दिया, लार्ज साइज के बेबी 4.5 kg से वेट जिनका ज्यादा होता है। कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस, यानी ऐसी मैलफॉर्मेशन जो जैसे स्पिना बिफिडा, वो जो लिप के अंदर कट होता है, उस तरह की जो बाय बर्थ कॉम्प्लिकेशन, जो बाय बर्थ डिफॉर्मिटीज होती हैं। स्टिल बर्थ हो सकती है, नियोनेटल डेथ हो सकती है, बर्थ ट्रॉमा जैसे कि शोल्डर डिस्टॉर्शिया हो सकता है। शोल्डर डिस्टॉर्शिया बेटे कंडीशन होती है जब यानी बेबी की बर्थ के दौरान जब उसका हेड बाहर आ जाता है, लेकिन जो शोल्डर का इंटीरियर पार्ट है दैट गेट्स कॉट मदर की जो क्यूबिक बोन है उसके ऊपर। ठीक है, उस कंडीशन को शोल्डर डिस्टॉर्शिया कहते हैं। इसी तरह से ट्रांजिएंट नियोनेटल मॉर्बिडिटी हो सकती है, यानी हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से न्यूबॉर्न की डेथ हो सकती है, या ओबेसिटी या डायबिटीज मेलाइटिस लेटर ऑन नियोनेट को हो सकता है। इंटरनल एंड पे अगर हम बात करें क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सी सेक्शन की तरफ हमें जाना पड़ सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, बर्थ ट्रॉमा हो सकता है, फिर माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस मदर को हो सकती हैं जैसे रेटिनोपैथी है या न्यूरोपैथी है, और इसी तरह से प्री एक्लैम्पशिया का रिस्क भी बढ़ सकता है। प्री एक्लैम्पशिया बेसिकली इट्स प्रेगनेंसी डिसऑर्डर जिसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर होता है और यूरिन में भी सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन जो है वो रिलीज हो रही होती है, और नॉर्मली आफ्टर 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी ये चीज स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्री एक्लैम्पशिया। ओके, नेक्स्ट बेटे हमने ओबेसिटी करना है स्टार्ट, तो इसको मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, टाइम भी खत्म होने वाला है जूम मीटिंग का। 11:15 पे मैं फिर दोबारा इसको नेक्स्ट जो हम है ओबेसिटी से स्टार्ट। ठीक है, ओके ओके, सर, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।